हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो 30 दिसंबर 2021 को हुआ था और इस पेपर के हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सी टेट के प्रीवियस पेपर की। देखिए, ये जो साइड में जितनी भी आपको प्लेलिस्ट दिख रही है ये सारी मेरे चैनल की हैं और मैंने बनाई है। और बहुत डिटेल में एनसीईआरटी पूछी जाती है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी टेट में, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सारी प्लेलिस्ट। और एक बार जाकर प्लीज चेक कर लीजिए, जो जो चैप्टर आपको लग रहा है आपके वीक हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। देखो, मैंने थ्योरी भी कराई है और क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, तो आप उन सबको जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इसके 2 पार्ट कर लिए थे तो हमने 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब देखेंगे हम 61 से 61। भारतीयों के मत अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? मत अधिकार के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, भारत में सार्वभौमिक मत अधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे। दूसरा है, औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मत अधिकार नहीं था। तो इसका नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन, कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मत अधिकार था किंतु सार्वभौमिक व्यक्त मत अधिकार नहीं था। देखो, यही वाला ऑप्शन सही है कि कुछ को वोट डालने का अधिकार था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब वोट डाल सकते थे। और औपनिवेशिक भारत का मतलब है जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे उस समय को हम बोलते हैं औपनिवेशिक भारत। ठीक है, औपनिवेश क्या होता है? जब कोई दूसरा देश किसी देश पर जबरन कब्जा करके उसको अपने अंडर में रखता है तो उसको औपनिवेश बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कौन रह रहा था? हमारे यहाँ अंग्रेज रह रहे थे और उनके समय में कुछ भारतीय ऐसे थे जिनको मत अधिकार था, यानी कि वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब ये जो मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे ऑप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, जो सही आंसर है उसको याद रख लीजिए, कई बार पूछा जाता है गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? अब देखिए, जो छोटी कार्यशाला होती है यानी कि छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो होती हैं वो काम मजदूरों को अस्थायी तौर पर क्यों रखते हैं अपने यहाँ काम पर? क्या कारण है उनके? तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये जो छोटी छोटी कार्यशाला होती हैं ये आपको आपके शहर में, आपके गांव के आसपास भी मिल जाएंगी। ठीक है, कारखाने जो होते हैं वो आपके यहाँ भी मिल जाएंगे। अब देखिए, ऑप्शन देखते हैं इनके। इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता की जरूरत नहीं होती, पहला। बी है, इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। सी है, ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे तीनों से ही, सॉरी, बी और सी सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से सही हो जाएंगे? बी और सी सही हो जाएंगे। अब देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी तक समझ में आया ही नहीं होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो कामगार होते हैं जैसे भट्टा वट्टा में काम करते हैं और या कुछ मौसमी कारखाने होते हैं, या जैसे कुछ मौसमी कारखाने होते हैं, तो सुनो बाबू, कैप कैप लगाओ, कैप लगाओ और मेरे कमरे की किवाड़ बंद करके जाओ, नीचे खेलो, किवाड़ बंद करो, निकलो। हाँ, तो जो छोटी कार्यशाला या कारखाने होते हैं उसमें किस तरह की चीजें बनती हैं? ज्यादातर जैसे कपड़े होते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में ऊनी कपड़े बन रहे हैं तो क्या है, मौसमी कार्य है, यानी कि कुछ महीने ही ये कार्य चलेगा। मान लीजिए सितंबर से फरवरी तक ये कार्य चलेगा, उसके बाद तो नहीं चलेगा क्योंकि उसके बाद कोई गर्म कपड़े नहीं खरीदेगा। या फिर गर्मियों के कपड़े हैं, या फिर देखो मूंगफली गज्जक वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं वो है, तो इसमें क्या है, हमेशा कामगारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगी कभी नहीं पड़ेगी।
है ना। तो वो हमेशा कामगारों का क्या करेंगे, जब उन्हें रोज रोज जरूरत ही नहीं है तो कामगारों की, तो कामगार वाले मजदूर, है ना। तो जो कारखाने, इस तरह के जो कारखाने होते हैं ये, या देखिए आपने गांव के आसपास देखा होगा कि भट्टा होते हैं। भट्टा मतलब जो जिन ईंटों से मकान बनते हैं ना आपके, वो ईंट जहां बनती हैं वो उनको भट्टा बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से ईंट के कारखाने को भट्टा बोलते हैं, ईंट की फैक्ट्री को भट्टा बोलते हैं। तो जो भट्टा होता है उस पर हमेशा ईंट नहीं बनती है। अब जैसे बारिश होती है तब ईंट नहीं बनती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है तब भी ईंट नहीं बन पाती है ना, क्योंकि ईंट को सूखने के लिए प्रॉपर रोशनी की जरूरत होती है ना। यानी कि धूप की जरूरत होगी, तो जब टेम्परेचर अच्छा होता है तभी ईंट बन पाती हैं। तो मतलब अगर वो पूरे टाइम के लिए लेबर को रखेंगे, पूरी साल के लिए लेबर को रखेंगे, तो बेकारी उनकी मजदूरी देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए जो छोटी कार्यशाला वाले होते हैं या कारखाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए मजदूरों को रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है, नियोक्ता के पर दायित्व कम होता है। यानी कि जो फैक्ट्री मालिक है, ठीक है, अब वो क्या है, थोड़े समय के लिए, जितने समय के लिए उसे काम करवाना उतने के समय के लिए नियुक्ति कर दी उनकी मजदूरों की, और बाद में जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो उनकी छुट्टी कर देता है कि भाई जाओ। और सी में बोला गया है कि ये कार्य मौसमी होते हैं। ठीक है, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं, तो ये भी बात सही है। अब देखिए ऑप्शन ए गलत क्यों था। ऑप्शन ए गलत इसलिए था, इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता की जरूरत नहीं होती। देखो आप कोई भी छोटे से छोटा काम कर लीजिए, उसमें तकनीकी और योग्यता की जरूरत होती है। जिसमें योग्यता नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि काम कैसे होगा, उसको कैसे कोई काम पे रखेगा। अब मान लीजिए ईंट भी बनाई जाती हैं, उनको पकाया जाता है, ये सारी चीजें करी जाती हैं, तो वो मजदूर एक तरह से कुशल होते हैं, उन्हें पता होता है। ठीक है, या गज्जक बनाई जा रही है या कपड़े से ले जा रहे हैं, तो इस तरह के जो मजदूर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा योग्य आप मान सकते हैं उनको, और उनके अंदर स्किल्स होती हैं, कौशल होते हैं उन चीजों, उन कामों को करने के लिए। हर कोई नहीं कर सकता उन कामों को। कौशल का मतलब है कि उनको वो शिक्षित होते हैं उस काम के प्रति। ठीक है, वो काम उनको करना आता है, जो भी काम है। तो बिना शिक्षा के या बिना कौशल के काम नहीं होता है इस तरह की फैक्ट्री में या किसी भी तरह की फैक्ट्री में। देखो काम करने के लिए आपको आना भी तो चाहिए कि काम होता कैसे है। क्वेश्चन नंबर 63, कृषि के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ए, लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। देखो पूरे वर्ष काम नहीं होता है कृषि में, कृषि में कुछ समय काम होता है। यानी कि जब आपकी फसल बोवेगी तब काम होगा, फिर बाद में नराई होगी तब काम होगा, या बीज खाद डलेगा तब काम होगा, और बाद में जब फसल तैयार होती है तब काम होता है। यानी कि कुछ समय ऐसा होता है जब आपके पास काम नहीं होता है। मतलब सॉरी, मतलब साल में कम से कम 4-5 महीने ऐसे होते हैं जब कृषि का कोई काम नहीं होता है, यानी खेतों में कोई काम नहीं होता है। तो जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं, वो या तो दूसरे शहरों में जाके या कैसे भी, मतलब दूसरा काम, पार्ट टाइम वाला काम करते हैं। कुछ फैक्ट्रियों में चले जाते हैं काम करने, कुछ भट्टा पे चले जाते हैं काम करने, कुछ शहरों में आ जाते हैं मजदूरी के लिए। तो थोड़ा बहुत जो मतलब छोटे किसान होते हैं वो थोड़ा बहुत बाहर का काम भी पकड़ के रखते हैं, क्योंकि भाई थोड़ी सी जमीन है या दूसरों की जमीन में काम कर रहे हैं तो हमेशा काम नहीं मिलता है। जो किसान होते हैं उनको पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है, कभी कभी काम मिलता है ना। जब फसल बोएंगे, काटेंगे, बीच में एक आध बार जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बी है, गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। देखो ये बात सही है, जब फसल बुगने का टाइम आता है या फसल कटने का टाइम आता है तो स्त्री पुरुष नहीं, उनके बच्चे भी, स्त्री पुरुष के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी गांव में लगे रहते हैं। मेरे पापा भी किसान हैं, और मैंने देखा जब खेत कटने के लिए आते थे तो हम कुछ मजदूर बाहर से भी लेते थे, क्योंकि खेत बड़ा था, हम लोग नहीं कर सकते थे उसको। तो हम लोग जिन मजदूरों को बुलाते थे काम करने के लिए खेत में, तो वो अपने बच्चों को भी साथ में लेके आते थे, है ना। बच्चों को घर पे अकेला नहीं छोड़ते थे, या फिर उनके बच्चे कुछ बड़े होते थे, जैसे बीघा के हिसाब से काम होता है कि इतने
इतने एरिया का अगर आपने गेहूं काट दिए तो आपको इतना गेहूं मिलेगा या इतने पैसे मिलेंगे। तो वो अपने बच्चों को भी साथ में लाते हैं। 8-10 साल के बच्चा खेत में काम करना शुरू कर देता है, 10 साल तक का भी बच्चा खेत में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत, मतलब शुरू से ही हमारे यहाँ खेती रही है, तो मैंने देखा है कि 8-10 साल का बच्चा खेत में काम करता है। ठीक है, जब फसल आती है या फसल बोई जाती है। और थोड़ा बहुत काम तो मुझे भी आता है खेत का मैंने भी किया है। जब देखो घर की जमीन होती है, घर का खेत होता है, अपना खेत होता है, तो थोड़ा बहुत तो काम करना होता ही है ना। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने भी मजदूर आप बाहर के ले लीजिए, थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि जब हम बहुत छोटे थे तब हम काम करते थे। अब देखिए, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर, देखो प्रजातंत्र या लोकतंत्र बात एक ही होती है, ठीक है, इसको आप अलग अलग मत समझना, शब्द में कंफ्यूज मत होना। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। पहला है, एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। देखो यही वाला सही है कि जो प्रजातंत्र है वो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब है कि आज आज बीजेपी की सरकार है, कभी कांग्रेस की सरकार थी, आगे किसी और की सरकार रहेगी, यानी कि क्या है, परिवर्तनशील रहता है ना। और विकासशील होता है, यानी कि जनता को लगेगा जो सरकार उसका विकास कर रही है उसको ही आगे वोट डालेगी, है ना। तो उसमें क्या होती है, ये चीजें विकासशील होती हैं, है ना। तो जब हम चर्चा करेंगे तो हम इन पॉइंटों को बताएंगे कि देखो जो प्रजातंत्र होता है वो किसके लिए फायदेमंद होता है, परिवर्तनशीलता के लिए फायदेमंद होता है, और विकासशील विचारों के लिए होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, और बाकी का आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है, कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा। किस पर चर्चा कर रही है, जेंडर। जेंडर का मतलब है लड़का और लड़की में जो भेदभाव होता है उसके ऊपर चर्चा कर रही है कि आपको लड़का और लड़की को अलग अलग करके नहीं देखना है, आपको भेदभाव नहीं करना है कि लड़के ज्यादा इस काम को कर सकते हैं, लड़कियां इस काम को कर सकती हैं, ऐसे नहीं करना है। जो सब लोग, लड़का है या लड़की है, वो सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों के दिमाग में से ये भेदभाव मिटाया जा रहा है। ठीक है, तो आप किस तरह के उदाहरण देंगे ताकि ये जो रूढ़िवादी धारणाएं चली आ रही हैं वो टूट जाए। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी लाकारा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। यानी कि जो लक्ष्मी लाकारा है वो जो उत्तर रेलवे है उसकी पहली थी, मतलब पहली महिला थी जो इंजन को चलाती थी। तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला उदाहरण सही रहेगा कि जो ट्रेन है उसको स्त्री भी चला सकती हैं, पुरुष भी चला सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के माइंड में ये चीज आएगी कि लड़कियां भी कम नहीं है और लड़के भी किसी से कम नहीं है, ये काम दोनों कर सकते हैं। बी है, जेवीआर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में है। तो ये एक लड़के का नाम है, ठीक है, और केवल लड़का ही दबाव में है, ये चीज कहना गलत है। पहली बात तो ये पूरा की पूरा ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे कि लड़की वो नौकरी पाने के लिए लड़का दबाव में है और वो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है। तो हमारी जो एजुकेशन है ना, हमें दबाव में नहीं पढ़नी है, हमें क्या करना है कि हंसते खेलते और उसको समझ के अपने अंदर लेना है ताकि हमारी जो अंदर की स्किल्स हैं वो डेवलप हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो रहेगा। सी देखते हैं, रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा कि रुकैया हुसैन ने ये वाली महिला वायुयान चालकों की कहानी लिखी, यानी कि जो वायुयान है यानी कि जो प्लेन है उसको महिला भी चला सकती हैं और पुरुष भी चला सकते हैं। ठीक है, तो
रूट जहां भी जेंडर की बात पूछी जाए, आप ये चीज ध्यान रखना कि ऑप्शन में आप ये इस चीज को तलाशना कि जिस ऑप्शन में लड़की और लड़का को बराबर दिखाया जाएगा, यानी कि ये काम लड़की भी कर सकती है और लड़का भी कर सकते हैं, तो वो वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। और ऐसा कोई भी सीटेट का पेपर नहीं है आज तक, जितने भी एग्जाम हुए हैं सीटेट के, जिसमें कि जेंडर से कोई क्वेश्चन ना आया हो। जेंडर से क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 66, माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? देखो, जो माता पिता हैं उनको उनके भी कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं अपने बच्चों के प्रति, उनको भी सुविधाएं देनी पड़ती हैं अपने बच्चों को। तो मतलब ये क्या है मौलिक कर्तव्य? मतलब अभिभावकों की या माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को वो चीज उन्हें देनी ही देनी है। अब देखते हैं क्या है। पहला है, अब देखो जो मौलिक कर्तव्य वो क्या कहाँ लिखे हुए हैं, ये संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, संविधान में लिखे हुए हैं, और मतलब ये जो मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं, ये बताया गया है कि मौलिक अधिकार है वो आपको अधिकार मिले हुए हैं देश में, लेकिन कुछ उन अधिकारों को पाने के लिए आपको कुछ देना भी पड़ेगा। ठीक है, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है अपने देश के प्रति। ये थोड़ी ना है कि आप रह रहे हो, अच्छे से खाना पीना चाहिए, आपको आराम चाहिए, अपने देश में सब कुछ चाहिए, लेकिन आप देश के प्रति कुछ नहीं कर रहे हो। तो कुछ 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप देश के लिए उन कामों को करें। तो अब इसमें से देखते हैं कि अभिभावकों की क्या ड्यूटी बनती है। पहला है, शैशव अवस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करता है। ये तो है ही, लेकिन ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हमें देखना है संविधान वाला। दूसरा है, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे अपने बीच के अभिभावक आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, अभिभावकों की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको शिक्षा प्रदान कराएं। तो ये आपके संविधान में लिखा है, और ये आर्टिकल 21 में लिखा है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये आपके आर्टिकल 21 में लिखा है। सॉरी, ये गलती से हो गया, दूसरा था। ठीक है, ये किस में लिखा है? आपके आर्टिकल 21 में लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और बिल्कुल फ्री है। सरकारी स्कूल में क्या है, शिक्षा बिल्कुल फ्री है। आपको ना तो फीस देनी है स्कूल में, ना ही आपको कॉपी किताब का कोई खर्चा है, मतलब किसी तरह का कोई खर्चा है ही नहीं है। आपको उल्टे पैसे भी मिलते हैं, कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है बच्चों को, है ना। और कॉपी किताब वगैरह सब कुछ फ्री मिलता है, यहाँ तक कि टेस्ट कॉपी तक भी फ्री मिलती है, ड्राइंग फाइल तक भी फ्री मिलती है, कलर भी मिलते हैं, पेंसिल भी मिलती है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतर आत्मा कहा गया है? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, चौथा है संघवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला। भारत के जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है। ठीक है, और ये आर्टिकल 12 से 35 है। आर्टिकल 12 से स्टार्ट है और आर्टिकल 35 तक है ये मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया है? संविधान की अंतरात्मा बोला गया है। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकार है ये कभी भी स्थगित नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में। लेकिन जो आर्टिकल 19 है ना, वो स्थगित हो जाता है जब युद्ध की या सशस्त्र युद्ध चल रहा होता है तब। ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं ये भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में ये कई बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखना। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, ये सारे अधिकार जो हैं ये मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68, एक अधिक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए, अपील व्यवस्था का मतलब है जो कोर्ट में आपके केस वेस चलते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, को पढ़ाते हुए छात्रों से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों से जाने का क्रम क्या होगा। देखो किस तरह के न्यायालयों में वो जाएगी, ये है। अब देखिए किसी व्यक्ति ने कोई मुकदमा डाला, ठीक है, मान लीजिए उसने मुकदमा डाला कि ए ने मुकदमा डाला बी के खिलाफ कि बी ने क्या किया है, मेरी चोरी की है, ठीक है, बी ने क्या किया है, मेरी घर पे चोरी की है या मेरी दुकान पे चोरी की है। वो एक अदालत में अपना केस डालेगा, स्थानीय अदालत में, अपने जो तहसील लगती होगी उस जगह की, वहां पर एक मुकदमा डालेगा, ठीक है। तो मुकदमा आ गया निचली अदालत में। अब जो बी है वो कह रहा है कि ये जो ए बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, इसने मेरे पे गलत आरोप लगाया है, या ए कह रहा है कि जो बी को निर्दोष साबित किया है ये गलत किया है। तो जब दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जब एक अदालत से संतुष्ट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, दूसरी अदालत में जाएगा, ठीक है, दूसरी अदालत में मुकदमा डालेगा, तो उच्च न्यायालय में जाएगा। और जब उच्च न्यायालय से भी ये दोनों संतुष्ट नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक पक्ष भी अगर संतुष्ट नहीं होगा, तो वो कौन सी अदालत में जाएगा, वो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और ये हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट होती है सर्वोच्च न्यायालय। और इसका जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, इसका फैसला हर व्यक्ति को मानना ही होता है, इसको हम मना नहीं कर सकते। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। तो अपील का मतलब होता है कि जब हम किसी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हम दूसरी अदालत में जाएंगे, अपील करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे मुकदमे को दोबारा सुने, जो नीचे वाली अदालत है उन्होंने सही फैसला नहीं सुनाया है, ठीक है। तो जब वो अपील पढ़ाएगी तो सारी अदालतों के बारे में नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। पहले निचली अदालतों के बारे में बताएगी बच्चों को कि अगर यहाँ से आपको संतुष्टि नहीं मिले, फैसला आपको सही ना लगे तो आप ऊपर की अदालत में जाना, अगर यहाँ की अदालत में भी आपको संतुष्टि ना मिले तो आप इससे भी ऊंची अदालत में जाके अपील करना कि जो नीचे की दो अदालतें थी उन्होंने गलत फैसला सुनाया था, और आप दोबारा से केस को स्टडी कीजिए और सही फैसला सुनाइए, ठीक है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेंगे वो अंतिम होता है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, सामाजिक समूह ने हाशियाकरण से सामना डैश किया। देखिए जो सामाजिक समूह है, मतलब कुछ समूह इस तरह के थे जिनको हाशिए पर रखा गया था। हाशिए का मतलब उनका बहिष्कार किया गया, यानी कि उनको बाकी समाज से दूर रखा गया। हाशिए का मतलब है उनको किसी भी तरह से अलग समझना, ठीक है, एक तरह से आप भेदभाव समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे गांव वगैरह में ज्यादा चलता है ये, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके यहाँ वो लोग भेदभाव को कम मानते हैं, ठीक है, और कम इन चीजों में पढ़ते हैं। जो अशिक्षित लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं। तो मैंने देखा है कुछ गांव में कि कुछ विशेष वर्ग की जो जातियां होती हैं उनको गांव के अंदर रहने का अधिकार नहीं होता, वो गांव के बाहर रहती हैं, ठीक है। मान लीजिए सारे लोग गांव के अंदर रह रहे हैं, लेकिन कुछ जाति विशेष के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो गांव के बाहर रहते हैं, उनको गांव के अंदर रहने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। पहले मैंने ऐसा एक आध बार सुना था कि गांव में इस तरह की चीजें होती हैं और अभी भी हैं, ठीक है। पक्षपात जो है अभी भी है, गांव में ज्यादा है, शहरों में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सोचता भी होगा, क्योंकि सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमें किसी दूसरे को छोटा नहीं समझना, हमें सबको बराबर समझना चाहिए, ठीक है, सबका अपना अपना काम है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर दोहराना चाहती हूँ कि ये भेदभाव है ना, ये शिक्षा खत्म कर सकती है।
जब आपके पास पैसा है ना, आप किसी भी जाति के हैं, लोग आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, खाना पीना पसंद करेंगे। अगर आप शिक्षित नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो हर व्यक्ति आपसे भेदभाव करेगा ही करेगा। अगर आपको ये भेदभाव जड़ से खत्म करना है तो आप केवल और केवल शिक्षा के बल पर कर सकते हैं। आप शिक्षित होंगे तो आप अपना तर्क दे पाएंगे, और आप शिक्षित होंगे तो आपकी ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन होगी, आपके पास पैसा होगा, तो आप चीजों को अपने हिसाब से कर पाएंगे। अब देखते हैं कि जो हाशियाकरण था उसका सामना करने के लिए सामाजिक समूहों ने क्या किया या किस तरह से उसका सामना किया। ये है दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, यानी कि उन लोगों ने जिनका हाशियाकरण किया जा रहा था, जिन लोगों को छुआछूत माना जा रहा था, उन्होंने क्या किया कि जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके प्रति उन्होंने क्या किया, विरोध किया कि भाई आप हमारे साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं कर सकते हो, ठीक है, हम भी आपकी तरह इंसान है, हमें भी भगवान ने उतने ही अंग दिए हैं जितने आपको दिए हैं। और बात मान्य है, मैं इस चीज का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और हमें कोई अधिकार नहीं है। भगवान के यहाँ से तो सब बराबर ही है ना, ये जात पात धर्म ये सब किसने बनाए, ये तो हमने बनाए, भगवान ने तो नहीं बना के भेजे। अगर भगवान ने बना के भेजे होते तो हाथ पर या पैर पर कोई तो निशान होता कि ये इस निशान वाले इस धर्म के, उस निशान वाले इस धर्म के, तो ये तो सब हमने कराया, ठीक है, और हमने कराया और ये हम पर ही भारी पड़ रहा है आज। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी है, मुख्य विचारधारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है ये गलत है, कि वो इसलिए विरोध नहीं कर रहे थे वो लोग कि आपने मुख्य धारा से, यानी कि कुछ जातियों से हमको अलग क्यों किया है, ये इसलिए नहीं कर रहे थे। मुख्य धारा से मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारा बहिष्कार कर ही क्यों रहे हो, आपको क्या अधिकार है कि आप हमको हाशिया पे लेके आ रहे हो, आप हमको अपने मतलब बाकी समाज से दूर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें मुख्य धारा से, यानी कि जो बड़ी जातियां हैं उनसे हमें क्यों अलग कर रहे हो, उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसे गलत व्यवहार आप कर ही क्यों रहे हो। सी है सशक्त संघर्ष द्वारा। देखो कई जगह ये भी देखने को मिला कि सशक्त संघर्ष हुए, यानी कि मारपीट जैसी चीजें भी आई और लड़ाइयां भी हुई। और डी है शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा। और सबसे जो सटीक तरीका है, मैंने आपको अभी बताया, जो सबसे सही तरीका है वो है शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा, यानी कि अपने आप को सुधारो, शिक्षित हो, आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं होगा। अब देखिए अंबेडकर जी भी इस तरह के ही वर्ग से आते थे, लेकिन उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता था, क्योंकि अब देखिए उनका उठना बैठना ब्राह्मणों के साथ भी था, वैश्यों के साथ भी था, मतलब वैश्य मतलब बनियों को बोलते हैं, जो गुप्ता होते हैं, मतलब इस तरह के जो होते हैं ना उनको वैश्य बोलते हैं। और उनके साथ भी था, ये वाला वैश्य है, ठीक है, कभी आप गलत सेंस ले जाए मत लेके जाना। देखिए ये वाला जो 4 वर्णों में बांटा गया है ना हिंदू धर्म को, कौन कौन सा था, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनका उठना बैठना सबके साथ था। और आज हम उनको कितने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हर स्कूल में हर कॉलेज में उनकी एक तस्वीर आपको मिलेगी, और उनकी पुण्यतिथि को भी बहुत चाव से लोग बनाते हैं, और बहुत ही अच्छे कलेक्टर थे वो, काफी देश में भी बदलाव किए उन्होंने। तो वो किसके बल पर ये सब कर पाए, वो शिक्षा के बल पर कर पाए, ठीक है। शिक्षा आपको इन सारे झंझटों से बाहर निकालती है, ठीक है। आप बिना शिक्षा के ऐसे हैं कि जैसे कांच का टुकड़ा, और उसी कांच के टुकड़े को अगर ठीक से कटिंग करी जाए तो वो कैसे लगता है, हीरे जैसा लगता है। तो कटिंग कैसे होगी, शिक्षा द्वारा होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकारों के बारे में कुछ
या मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ ये दिए गए हैं विकल्प, और आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है ए, ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। तो ये बात सही है, मौलिक अधिकार सबके लिए समान है, और हमारे तो संविधान में जितनी भी चीजें हैं वो सबके लिए समान ही है। बी, हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्याय से अपने बचाव हेतु करते हैं। बिल्कुल सही है। और अस्पृश्यता अनुमूलन जो है वो आर्टिकल 17 में है। ये भी आर्टिकल 17 भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 17 में है कि अगर आपके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार करता है, आपके साथ कोई आपको अलग रखता है, आपको कोई मंदिर में नहीं चढ़ने दे रहा है या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए मना कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सी है, लोगों ने सरकार पर इस अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाले हैं। ये भी सही है कि जगह जगह मतलब टाइम टाइम पर मांग होती रही है कि हमें ये अधिकार भी मिलने चाहिए, वो अधिकार भी मिलने चाहिए, और नए अधिकार भी बने हैं, संशोधन भी हुआ है। अब ये जो ओबीसी का हुआ है संशोधन, आर्टिकल 19 ए में, ये बाद में ही हुआ है संशोधन, पहले से नहीं था ओबीसी का। जो ओबीसी का कोटा है ये बाद में आया है। तो इस सॉरी ये शायद बी है, 19 का बी है शायद, है ना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ए या बी में से कोई है। तो ये जो आर्टिकल दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल आपको, ये जो संशोधन हुए हैं बाद में, ये किसकी वजह से हुए हैं? ये लोगों ने बाद में दबाव डाला कि हमें इस तरह के अधिकार और भी मिलने चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, बिल्कुल सही, कि ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, और टाइम हो गया है बहुत ज्यादा, आधा घंटा हो गया है। अब हम फटाफट करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म, मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीड से देखेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। 71, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कि आप जब एनसीईआरटी आपने अगर पढ़ी होगी तो, और नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ कि हर चैप्टर के बाद में क्या है, हर चैप्टर के लास्ट में एक शब्द दिया है और उसकी व्याख्या करी गई है। ठीक है। अब जैसे अपील, मान लीजिए अपील दिया हुआ है, हर चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे शब्द ऐसे दिए हैं। ठीक है, अपील, अपील लिखा है, और अपील के आगे फिर ये लिखा गया है कि अपील क्या होता है, उसके बारे में 1-2 लाइन की व्याख्या की गई है। तो इस तरह से जो चीजें दी हुई हैं पुस्तक में, इनको क्या बोलते हैं? शब्द संग्रह का उद्देश्य क्या है, मतलब किस उद्देश्य से ये जो चैप्टर के पीछे ये जो दिया गया है, एक शब्द दिया गया है और उससे संबंधित एक लाइन दी गई है उसको समझाने के लिए, तो उसका क्या मतलब है। पहला है अध्ययन में दिए गए परिभाषिक शब्द को परिभाषा देना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। तीसरा है रटने द्वारा, देखो रटने वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है। चौथा है छात्रों को नए शब्दों से परिचय करवाना और उनके शब्दकोश में वृद्धि करना। लेकिन ये नहीं है एनसीईआरटी में। इसका मतलब क्या है? जो अध्ययन में, जो अध्याय में, यानी कि जो उस चैप्टर में शब्द आए हैं उनको परिभाषित करना है, उनका मतलब बताया गया है पीछे। ठीक है, उसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा कि उसके बारे में दिया गया है कि इसका मतलब क्या है, जिससे जब बच्चे चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको इजी लगेगा, उनको पता रहेगा कि ये इस शब्द का मीनिंग क्या है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 72, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। उनका उद्देश्य क्या है, इन पुस्तकों को क्या उद्देश्य है ये देखना है। ए है, वे कथन को याद रखने में सहायक है। याद नहीं करना है हमको, केवल पुस्तकों को क्या करना है? समझना है, क्योंकि वे निश्चित सूचनाएं प्रदान करती हैं और पुस्तकें सूचना प्रदान करने के लिए नहीं होती हैं। पुस्तकें एक माध्यम है बच्चे को कोई भी चीज सिखाने का, केवल माध्यम है, किताब सब कुछ नहीं है उसके लिए,
किताब एक माध्यम है, शिक्षक एक माध्यम है उसके लिए, जबकि सीखने की जो मेन प्रक्रिया है उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है बालक, वो है बच्चा, विद्यार्थी जो सीख रहा है। ठीक है। बी देखते हैं, वे पाठ्य पुस्तक की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा केवल और केवल बी। बिल्कुल सही है ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ए वाला गलत क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 73, आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी कि हमको देखो, मुगल प्रशासन कौन से क्लास में आया है, मुगल प्रशासन आया है आपके 7th क्लास एनसीईआरटी में है। ठीक है, और प्रारंभिक स्तर का मतलब हो गया कि बच्चा क्या है, पहली बार इस मुगल प्रशासन को पढ़ रहा है, मुगलों के बारे में पहली बार बच्चा जान रहा है। ठीक है, तो आरंभिक स्तर यानी कि पहली बार जान रहा है इन चीजों को, और 7th क्लास में ही आता है मुगल प्रशासन, उससे पहले बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा है। तो हम उसको किस तरह से, कौन सी शिक्षण युक्तियों से पढ़ाएंगे जो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब पहला देखते हैं ऑप्शन ए है भूमिका अदा करना, यानी कि रोल प्ले, यानी कि एक तरह से जो नाटक वाला जो सीन होता है ना उस तरह से, यानी कि 2-3 बच्चों को खड़ा कर देंगे, एक को कुछ बना देंगे, एक को कुछ बना देंगे, और वो अलग अलग कैरेक्टर दर्शाएंगे वहां पर, जैसे कुछ मुफ्ती बन जाएंगे, है ना, कुछ जज बन जाएंगे, और जो भी होते थे मुस्लिम काल में, यानी कि मुगल प्रशासन में जो भी होते थे उस तरह के बन जाएंगे, और बच्चा देखेगा और उससे बच्चे को ज्यादा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। जैसे मनसबदार होते थे, है ना, इक्तादार होते थे, तो ये सारी चीजें कैसे सीखेगा बच्चा, भूमिका अदा करने से। ठीक है, यानी कि रोल प्ले से, या फिर एक नाटक के रूप में बच्चों को दिखाया जाएगा। बी है अंत मुक्त, यानी कि ओपन एंडिंग प्रश्न, इस तरह से प्रश्न को प्रस्तुत किया जाएगा कि पहले उनको ओपन, यानी कि पहले बताया जाएगा कि इस तरह से ये था, मुगल प्रशासन इस तरह से था और ऐसे ऐसे चलता था काम। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनके द्वारा उनको पहले प्रश्न बताए जाएंगे कि कैसा रहा होगा, फिर उनको बताया जाएगा कि ऐसा था। ठीक है, पहले उनसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता था, फिर उनको बताया जाएगा कि ऐसा था। तो इस तरह के से जो क्वेश्चन होंगे अंत और मुक्त प्रश्न, उनके द्वारा उनको समझाया जाएगा। सी है सर्वेक्षण। देखो, सर्वेक्षण नहीं करा सकते, बच्चे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप कहो कि बच्चों सर्वेक्षण करके लाओ, और इतिहास में तो सर्वेक्षण बहुत मतलब बहुत कम चीजों का सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण पद्धति जो या फिर युक्ति है ये बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है इतिहास में। ठीक है, डी है समय सीमा। तो समय सीमा के हिसाब से भी बताया जाएगा कि इसका शासन इतने से इतने तक था, इसका शासन इतने से इतने तक था। तो सारी चीजें अच्छे से बताई जाएंगी बच्चे को। तो जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा, जिस ऑप्शन में सी नहीं होगा वो वाला सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा एकदम सही 73 का। नेक्स्ट देखते हैं 74, और ये बस अब हम खत्म करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, 75 तक देखेंगे, उसके बाद आपकी ये वीडियो है वो समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं 74, कथन ए और बी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियां सामाजिक मूल्य के विकास में कैसे सहायता कर सकती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सामाजिक मूल्य के विकास, यानी कि जो पढ़ने के अलावा जो एक्टिविटीज होती है ना बच्चे की, जैसे होम असाइनमेंट है या कोई भी एक्टिविटी आपने दे दिया कि इस तरह से बना के लाओ, जैसे वर्षा का कुछ मॉडल वगैरह बनाने के लिए दे दिया कि वर्षा चक्र बना के लाओ, जल चक्र बना के लाओ, ठीक है, या इसको 3D की मदद से समझाओ, इस तरह से चीजें बनाओ। तो ये, या फिर डांस है, ये भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। जैसे आप डांस पढ़ा रहे हो तो आपने कहा कि जो बच्चे जिस स्टेट का डांस जानते हैं, जैसे कुछ बच्चे आपकी कक्षा में बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ किसी और स्टेट के हैं, तो आप उनसे कहोगे कि भाई अपने अपने कल्चर का आप डांस
तैयार करके लाना कल, और कल डांस कंपटीशन होगा, फिर देखेंगे कि कौन से स्टेट का ज्यादा अच्छा था डांस, ठीक है। तो या ड्रेसअप होके आना, तो ये क्या है, एक तरह से पाठ्य सहगामी क्रिया है। फैंसी डांस ड्रेस कंपटीशन होता है, यानी कि अलग अलग कल्चर के आप ड्रेस पहन के आओ, दिखाओ कि कैसे कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी है। तो इस तरह से ये क्या होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो इन पाठ्य सहगामी यानी कि ये जो को एक्टिविटी होती हैं, इन एक्टिविटियों के द्वारा बच्चे के अंदर सामाजिक मूल्य कैसे विकसित होंगे, ठीक है। यानी कि सामाजिक जो चीजें हैं, समाज की जो चीजें हैं, वो समाज को कैसे समझेगा, कैसे उनके मूल्यों को समझेगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। देखो, सहिष्णुता होता है कि सभी का सम्मान करना, ठीक है, और सभी को एक साथ लेके चलना, ठीक है। तो जब बच्चे साथ साथ बैठेंगे, उठेंगे, साथ साथ काम करेंगे, तो बच्चों में कैसी भावना आएगी, बच्चों में एक भावना आएगी कि आपस में मिलजुल के रहने की। अगर आपको ध्यान होगा, जब आप पढ़ते होगे तो आप इसी विधि पद्धति का यूज करते थे, सहिष्णुता का। यानी कि आपके क्लास में बहुत सारे धर्म के और बहुत सारी जाति के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते हैं। बच्चे सबके साथ खेलना पसंद करते हैं, सबके साथ डांस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बच्चे आपस में घुल मिल के रहते हैं। ये जो भेदभाव की जो भावना है, जब हम ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, तब आती है। ये अहम, ये घृणा, ये हमारे अंदर बाद में विकसित होती है, पहले से नहीं होती है। तो बच्चे इस तरह की चीजें सीखेंगे। बी है, छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करेंगे। तो ये भी सही है, सामूहिकता यानी कि ग्रुप में रहना सीखेंगे, वो ग्रुप में चीजों को सीखेंगे, और सहयोग की भावना उनके अंदर आएगी। यानी कि अब मान लीजिए 10 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, उनको एक असाइनमेंट दे दिया और उनको बोल दिया कि ठीक है भाई, ये असाइनमेंट पूरा करना है। तो कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो उन 10 बच्चों में योग्य होगा, वो क्या करेगा, उन बाकी के बच्चों की हेल्प करेगा, या फिर आपस में वो हेल्प करना सीखेंगे कि मैं ये वाला काम करूंगा, तू ये वाला करियो, या ये वाला करियो। या फिर देखिए, जैसे टीचर्स डे होता था आपके स्कूल में, आपको याद होगा, तो आप लोग एक तरह से वो भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत ही आ जाएगा कि आप क्या करते थे कि कोई इंटेलिजेंस सा जो बच्चा होता था, ऐसा लगता था कि हाँ ये होशियार सा है, तो उसका काम होता था पैसे कलेक्ट करने का, और फिर वो उन पैसों को कलेक्ट करके सब बच्चों को काम देता था कि भाई तू नमकीन लेके आइयो, तू बिस्कुट लेके आइयो, और तुम मिठाई लेके आना, तुम डेकोरेशन का सामान लेके आना, तुम म्यूजिक सिस्टम लेके आना, डांस वगैरह होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो इससे क्या है, बच्चे एक दूसरे का सहयोग की भावना सीखते हैं और ग्रुप में काम करना सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि ए और बी दोनों सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। और देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको और ज्यादा शॉर्ट करके पढ़ा दूंगी। यानी कि ये वीडियो मैं 20-25 मिनट में ही निपटा दिया करूंगी। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है कि हाँ डिटेल में सब चीजों को खोल खोल के पढ़ाना या सीखने में आपको अच्छा लग रहा है, तो ऐसे भी ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि कहीं भी गलत जा रही है वीडियो, या कुछ भी आपको लग रहा है कंटेंट में कोई कमी, तो आप प्लीज मुझे खुले मन से बता सकते हैं। मेरी जो वीडियोस हैं वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित हैं। आपको कुछ भी गलत लगता है प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, और अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, बताइए कि ये चीज नेगेटिव है या ये चीज पॉजिटिव है, ठीक है। तो तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं अपना जो स्टाइल है वो चेंज करूंगी, और जिस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है, मैं उस तरीके से ही पढ़ाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 75, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर यानी कि कोई भी चीज जब हम बच्चे को पहली बार पढ़ा रहे हैं, यानी कि एक तरह से 6 से 12 साल के बच्चे को जब हम पहली बार कोई चीज पढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं आरंभिक स्तर।
सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभव के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? पहला है भारतीय विभाजन की स्मृतियां, बी है जाति आधारित भेदभाव, सी है कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न और डी है ताजमहल की वास्तुकलात्मक शैली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ए, बी और सी सही है। और यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और आगे का जो आगे के क्वेश्चन है, आगे के 15 क्वेश्चन आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे, सॉरी चौथे पार्ट में मिलेंगे। इसके अब ये तीसरा पार्ट था, इसके बाद चौथे पार्ट में मिलेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल पर एक बार जाकर देख लेना कि मैंने एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको समझ में आए तो उन वीडियोस को प्लीज जाकर देख लेना।